हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, उनके मीनिंग्स, फीचर, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा कवर किए हैं। इस सीरीज़ में पार्ट वाइज हम सब कुछ समझते चले जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 124 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 1, ये मैं आपको क्लॉज वाइज बताऊंगा, पहले उनको पढ़ूंगा फिर उसका मतलब बताऊंगा। क्लॉज 1, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी पहला क्लॉज हमको ये बताता है इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी सारे स्टेट से मिलकर इंडिया बना है। क्लॉज 2, स्टेट दैट्स द स्टेट एंड टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 2 ये बताता है कि जितनी भी स्टेट्स और जो टेरिटरीज हैं वो सब हमको फर्स्ट शेड्यूल में दी जाएंगी। अब बात करते हैं अपने क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 हमारा है स्टेट्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइज द फॉलोइंग। क्लॉज 3 हमको ये बताता है कि ये नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सब इंडिया में कंप्राइज होंगी। द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज एज में एक्वायर्ड। आर्टिकल 1 की ये है आपकी डेफिनेशन। मीन्स मतलब वही है दोनों चीज़ों का, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट इज़ आर्टिकल 1 तो आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट्स। यानी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, कानून को पास करके यूनियन में किसी भी स्टेट को एडमिट मीन्स यूनियन के साथ ला सकते हैं या न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मेन फंक्शन आर्टिकल 2 का ये है कि ये ऐसी टेरिटरी से डील करता है जो कभी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा था ही नहीं। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 के तहत 2 पावर्स हैं। पहली की कोई ऐसी टेरिटरी जो पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और इंडिया ने उसको एक्वायर किया है तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया में एज इट इज़ शामिल करने की पावर है। सेकंड, कोई टेरिटरी है जो इंडिया ने एक्वायर किया है और उसको एज अ न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करके यूनियन में इन्वॉल्व करने की पावर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, पार्लियामेंट में बाय लॉ। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिंपल लॉ बनाकर ये सब टर्म्स को एनफोर्स कर सकता है। वो टर्म्स क्या हैं? अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। द मेन पॉइंट इज़ दैट, समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि आर्टिकल 3 में अभी ए से लेके ई तक क्लॉज आपके सामने लिखे जाएंगे। इसके अंदर जो स्टेट वर्क का जो रिलेशन है वो इंडिया स्टेट यानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों से है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी स्टेट की बाउंड्री या एरिया चेंज करते वक्त या नाम चेंज करते वक्त उस स्टेट से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करते वक्त जो लॉ बनेगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी हैं, जैसे कोई भी बिल किसी स्टेट की बाउंड्रीज, नाम या एरिया को बदलता है वो डायरेक्ट किसी पार्लियामेंट हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंड ना करें। यानी प्रेसिडेंट की कंसेंट से बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरा, जिस स्टेट के साथ ये सब हो रहा है उस स्टेट के लेजिस्लेचर को ये बिल प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा जाएगा ताकि उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है इस बिल के अकॉर्डिंग अपने कुछ थॉट्स बता सके। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके ऊपर एक केस भी है, बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। उससे ये सब क्लियर हुआ था जो कि मैंने इस आर्टिकल 3 में आपको बताया है। और बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के ये बिल कहीं भी
इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अब बात करते हैं हम अपने आर्टिकल 4 की। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। इसका मतलब आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड जब कोई लॉ बनाया जाएगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाएगा, क्योंकि उस लॉ के जितने भी प्रोविज़न हैं उनको इफेक्ट में लाया जाए। और उसके बाद जो उससे होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, पहला स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन पर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बदलने की वजह से उसमें बदलने वाली चेंजेस को भी लॉ में इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिकल 2 और 3 के रिगार्ड में जो लॉ बनेगा उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल 368 को रीयूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए। एक और बात, इसका मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 2 और 3 के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकता है, और उसके लिए पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उस बिल को पास करने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं। और अभी आपके सामने एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट भी शो हो रही होगी और प्रीवियस वीडियो भी, आप क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप मुझको मेल करके भी बता सकते हैं alforlaw@gmail.com। और नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सेव। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।